पंचम तल में अब चर्चा आईएएस रिंकू सिंह राही की उस चिट्ठी की जिसकी वजह से यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था एक बार फिर सुर्खियों में है। वो चिट्ठी जिसने ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, सिस्टम पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उस चिट्ठी में ब्यूरोक्रेसी के काम करने के तौर तरीकों, राजनीतिक हस्तक्षेप और सुशासन के दावों का जिक्र करते हुए एक आईएएस अफसर ने अपने कैरियर को बर्बाद ना करने की दुहाई दी है। रिंकू सिंह राही 2023 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अफसर हैं। जालौन में एसडीएम न्यायिक पद पर तैनात थे। इससे पहले वो पीसीएस अफसर थे। कुछ दिन पहले रिंकू सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। किसी तरह वो बवाल शांत हुआ तो अब उन्होंने चिट्ठी लिखकर एक और विवाद खड़ा कर दिया। रिंकू सिंह राही ईमानदार और बोल्ड अधिकारी हैं, नियम कानून से चलते हैं, नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते, अपनी बात खुलकर कहने की हिम्मत रखते हैं। यही वजह है नियुक्ति कार्मिक विभाग को मिली उनकी 5-6 पन्ने की चिट्ठी ने तूफान खड़ा कर दिया है। चिट्ठी में रिंकू सिंह राही ने यूपी की ब्यूरोक्रेसी की बखिया उधेड़ दी है। आईएएस रिंकू सिंह की यह चिट्ठी बता रही है कि सरकारी सिस्टम में ईमानदारी से काम करना कितना मुश्किल है। वो लिखते हैं, आम जनता के हित और सरकारी कामों की निरंतरता के लिए कई मौकों पर व्यक्तिगत मान्यताओं और अंतर आत्मा के प्रतिकूल व्यवहारिक संतुलन अपनाने का प्रयास किया। विधायक गौरी शंकर वर्मा के सामने डीएम, जो जालौन के डीएम थे, उनकी बात हो रही है। आदेश दिया, डीएम साहब ने आदेश दिया कि तहसील क्षेत्र में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के मामलों में कोई कार्रवाई ना की जाए। इस आदेश की उपेक्षा की जगह मैंने यानी रिंकू सिंह ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने प्राप्त शिकायतों पर ही नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि शिकायतें बढ़ने लगीं और जब शिकायतें बढ़ी तो शिकायतों का फर्जी निस्तारण होने लगा। रिंकू सिंह लिख रहे हैं कि जनपद की रैंक चमकाने के लिए आईजीआरएस और एंटी भू माफिया के मामलों का फर्जी निस्तारण करा जा रहा था और उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसका भी रास्ता उन्होंने निकाला, लेकिन मना कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नाम से अवैध कब्जे की जांच को लेकर ब्लॉक प्रमुख राम राजा निरंजन ने साजिश करके विवाद किया, जिसके चलते उनका तबादला कर दिया गया। यह सब रिंकू सिंह ने चिट्ठी में लिखा है। उन्होंने लिखा, ईमानदारी अधिकारी के साथ जब ऐसा होता है तो अन्य अधिकारी और कर्मचारियों की स्थिति तो और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। रिंकू सिंह ने पहले भी कहा था, काम नहीं तो वेतन नहीं। अपनी चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि एसडीएम न्यायिक के तौर पर कोर्ट में उन्हें सिर्फ 2 घंटे काम करना होता है और कोर्ट के बाहर फाइल्स को समझने या कानूनी कार्य करने के लिए 4 घंटे और लग जाते हैं। अगर रोज के काम के 8 घंटे माने जाएं तो भी यह 50% ही है, 50%। रिंकू सिंह राही ने लिखा कि अभी वो आधा ही काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें वेतन भी आधा ही दिया जाए। रिंकू सिंह ने चिट्ठी में डीएम के जनता दर्शन की भी पोल पट्टी खोली है। उन्होंने लिखा कि जनता दर्शन में डीएम साहब शिकायतों के निस्तारण का दिखावा करते हैं, जिससे अंतर्मन को ठेस पहुंचती है। इसीलिए डीएम साहब के साथ जनता दर्शन में समय गुजारना खुद को धोखा देना है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि जब नौकरी के शुरुआती दौर में ही एक तहसील जैसे छोटे से प्रशासनिक क्षेत्र में नियमित एसडीएम के रूप में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है तो आगे क्या मौके मिलेंगे। वर्तमान हालात ऐसे हैं कि भविष्य में सीडीओ, नगर आयुक्त या डीएम जैसे पदों के लिए मेरी उपयोगिता के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकते हैं। यानी रिंकू सिंह ना डीएम बन सकते हैं, ना सीडीओ, ना नगर आयुक्त। उन्होंने कहा, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करो भाई, लेकिन संभव हो तो सीखने के लिए जालौन की किसी तहसील में नियमानुसार एसडीएम के पद पर तैनात कर दो, और अगर यह संभव नहीं है तो मेरा कैडर ही बदल दो, यानी यूपी कैडर की जगह आईएएस किसी दूसरे कैडर का बना दो। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है अभी। फिलहाल उन्होंने जुलाई 2026 से आधा वेतन देने की ही मांग की है। रिंकू सिंह की यह चिट्ठी अब यूपी की ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। रिंकू सिंह राही पहले भी ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए चर्चा में रहे हैं। अपनी चिट्ठी में उन्होंने सुझाव भी दिए हैं कि प्रशासन का मकसद केवल शिकायतों का निस्तारण नहीं बल्कि समस्याओं का स्थायी समाधान होना चाहिए। चिट्ठी में उन्होंने सोशल ऑडिट, सरकारी जमीनों का बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करने जैसे उपायों पर जोर दिया है। यह घटना एक बार फिर इस सवाल को सामने लाती है कि क्या यूपी का सरकारी तंत्र ईमानदार अधिकारियों को काम करने का पूरा मौका देता है या फिर दबाव और हस्तक्षेप उन्हें हाशिए पर ढकेल देता है। राही की चिट्ठी यूपी की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए सिर्फ एक व्यक्तिगत शिकायत नहीं है,
यह चिट्ठी ब्यूरोक्रेसी की कार्य संस्कृति, राजनीतिक हस्तक्षेप और सुशासन के दावों पर सीधा सवाल उठाती है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी की ब्यूरोक्रेसी में काम का मूल्यांकन निष्ठा और क्षमता से होता है या सुविधा और जुगाड़ से? क्या एक अधिकारी को काम मांगने के लिए इस्तीफे की धमकी देनी पड़ेगी? और अगर बिना काम वेतन नहीं का सिद्धांत सभी अधिकारियों पर लागू हो जाए तो कितने दफ्तरों में सन्नाटा पसर जाएगा? हालांकि चिट्ठी पर आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन इसके प्रभाव चाहे वो अल्पकालिक हो या दूरगामी, समझना जरूरी है। चिट्ठी में जिस तरह से सिस्टम के अंदरूनी तंत्र को निशाना बनाया गया है, उससे संबंधित अधिकारियों में असहजता बढ़ी है। ब्यूरोक्रेसी में ऐसे खुले आरोप दुर्लभ हैं, खासकर एक युवा आईएएस अधिकारी की तरफ से। इससे ईमानदारी बनाम सिस्टम की पुरानी बहस फिर से गर्मा गई है। रिंकू सिंह ने चिट्ठी में जो भी लिखा वो युवा अफसरों को भी मुखर बना सकता है। कई ऐसे अफसर हैं जो ईमानदार हैं और सिस्टम से परेशान हैं लेकिन चुप रहते हैं, वो भी आवाज उठा सकते हैं। उनका 4 घंटे काम तो आधी सैलरी वाला तर्क नैतिकता का मुद्दा उठाता है। भविष्य में इससे पोस्टिंग पॉलिसी, अटैचमेंट और अकाउंटेबिलिटी के सवाल पर आंतरिक चर्चा को बढ़ावा मिल सकता है। चिट्ठी के राजनीतिक गलियारों में असर की चर्चा भी बहुत जरूरी है। रिंकू सिंह राही ने जिस तरह चिट्ठी में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा नेताओं का जिक्र किया है, उससे मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है। विपक्ष, खासकर सपा और कांग्रेस, इस चिट्ठी को ईमानदार अधिकारियों को हाशिए पर रखने और राजनीतिक हस्तक्षेप के सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी जब राही ने इस्तीफा दिया था, तब विपक्ष ने राष्ट्रपति तक से अपील की थी। राही की चिट्ठी यूपी सरकार के डबल इंजन और सुशासन के दावों पर भी चोट करती है। जरा सोचिए, एक आईएएस अधिकारी का यह कहना कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, सोशल ऑडिट और परमानेंट सॉल्यूशन की जगह फर्जी निस्तारण और दबाव चलता है, तो फिर सुशासन बाकी कहां रहा? मीडिया और सोशल मीडिया में यह चर्चा सरकार की इमेज को डेंट पहुंचा रही है। रिंकू सिंह की मांग है कि उन्हें उचित फील्ड पोस्टिंग दी जाए। सरकार उन्हें अच्छी जगह तैनात करके ईमानदार अधिकारियों को इंपॉर्टेंस देने का एक मैसेज दे सकती है, या फिर उनके आरोपों को व्यक्तिगत बताकर अनदेखा भी किया जा सकता है। लेकिन रिंकू सिंह की इस चिट्ठी ने, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लंबे समय तक यह सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेगी। अगर रिंकू सिंह का कैडर बदलने पर विचार होता है, जैसा कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में इच्छा जताई है, तो सरकार का एक कदम विवाद को और भड़का सकता है। रिंकू सिंह ने इससे पहले भी चिट्ठी लिखकर सिस्टम पर सवाल उठाए थे, और उनके लगातार ऐसे सवाल ब्यूरोक्रेसी की स्टील फ्रेम वाली इमेज को चुनौती दे रहे हैं। इससे ब्यूरोक्रेसी में प्रशासनिक सुधार की मांग बढ़ सकती है। जनता में धारणा मजबूत हो सकती है कि सिस्टम ईमानदारी को सम्मान नहीं देता। फिलहाल रिंकू सिंह की चिट्ठी ने ब्यूरोक्रेसी में हलचल बढ़ाने के साथ ही सरकार पर नैतिक राजनीतिक दबाव पैदा कर दिया है। शासन इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है, इसका सभी को इंतजार है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अगर इसे अनदेखा किया जाता है तो रिंकू सिंह की चिट्ठी, जो आज चर्चा में कम है, बड़े विवाद का रूप ले सकती है। और अगर पॉजिटिव कदम उठाए गए तो एक स्वस्थ बहस की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल सबकी निगाहें नियुक्ति विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय पर टिकी हुई हैं।